Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our part 2 of chapter 2, the end of bipolarity of class 12th, contemporary world and politics. तो इस चैप्टर के अंदर मैंने जो मेन 3 टॉपिक रिसेंटली सीबीएसई ने ऐड किए हैं चैप्टर 3 से चैप्टर 2 में, अरब स्प्रिंग, सीआईएस एंड मिडिल ईस्ट. सो लेट अस रीड मिडिल ईस्ट क्राइसिस. सो लेट अस रीड अरब स्प्रिंग. अब ये अरब स्प्रिंग क्या घटना हुई थी, हमें वो पढ़ने जा रहे हैं हम. मेनली देखिए, ये एक तरह का स्ट्रगल था, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, जो किस लिए हुआ था. जो भी शासक अपनी मनमर्जी कर रहा था उसका तख्ता पलट करने के लिए. सो लेट अस रीड. अरब स्प्रिंग इज a loosely related group of protests that result in a regime changes in countries such as Tunisia, इजिप्ट एंड लीबिया etc. यहाँ पे क्या हुआ, ये तुनिशिया, इजिप्ट एंड लीबिया में तख्ता पलट हुआ सत्ता का, तो वो हमने पढ़ने जाना है. तो आइए अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं. बिगिन इन, शुरुआत कहाँ हुई इसकी, तुनिशिया में दिसंबर 2010 में. एक वेजिबल वेंडर थे मोहम्मद बौअज़ीज़ी, सब्जी बेचने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद बौअज़ीज़ी. सेट हिमसेल्फ ऑन फायर, वो अपने आप को आग लगा लेता है. क्यों, देखिए क्या हुआ था, मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ. ये सब्जी बेचने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बौअज़ीज़ी. तो इनके पास पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि तेरे पास लाइसेंस नहीं है और तेरा ये हम सब कुछ सीज़ कर रहे हैं. तो मोहम्मद बौअज़ीज़ी उनसे कहते हैं कि मैंने कई बार अप्लाई किया पर मेरे को वो नहीं मिला, और मैं मानता हूँ कि हाँ मेरे पास लाइसेंस नहीं है और मैं फ़ाइन भरने के लिए तैयार हूँ. पर पुलिस वाले मानते नहीं, इसको पीटते हैं, साथ में इसका सब वेजिटेबल वैन जो भी सामान था वो सब सीज़ कर लेते हैं. तो ये कोर्ट में जाते हैं मोहम्मद बौअज़ीज़ी, पर कोर्ट भी इनकी दरख्वास्त अपील सुनने से मना कर देती है. तो ये क्या करते हैं, कोर्ट के सामने ही अपने आप को मतलब एक ग्राउंड में आग लगा लेते हैं. तो ये थे जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, लोगों के अंदर भावना जागी कि अब हमें इस करप्ट सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और फिर वहाँ पे तख्ता पलट हुआ. So let us start. Begin in Tunisia, December 2010. A vegetable vendor, Mohammed Bouazizi, set himself on fire to protest seizing of his vegetable stand by police over failure to obtain permit. क्योंकि इनको परमिट नहीं मिल पाया था और पुलिस ने कहा कि आप इलीगल तरीके से बेच रहे हो. इन्होंने कहा ठीक है, मैं इलीगल तरीके से बेच रहा हूँ, मैंने कई बार अप्लाई किया था पर वो कैंसिल हो गया और अब मैं फ़ाइन भरने के लिए तैयार हूँ. मोहम्मद बौअज़ीज़ी इज़ पब्लिकली हरास्ड, और उन्हें सबके सामने उनकी बेइज्जती की जाती है बाय द पुलिस. एंड व्हेन ही वेंट टू कोर्ट फॉर फिलिंग द कंप्लेंट नोबडी हैव लिसन हिम, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं करता. इवन हिज अपील हैज़ बिन रिजेक्टेड, और उनकी अपील को भी दरकरार कर दिया जाता है. एट द एंड ही पब्लिकली सेट हिमसेल्फ ऑन फायर, वो अपने आप को आग लगा लेते हैं. देयर आफ्टर पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम, तब जाके लोगों के अंदर ये आवाज़ आई और उन्होंने करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई. अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या मोहम्मद बौअज़ीज़ी के आग लगाने से पहले नहीं लोगों के अंदर आवाज़ जाग सकती थी? मतलब कहने का है, जब कोई बड़ी घटना होगी तभी लोग क्यों जागते हैं, यहाँ पे सवाल ही. अब वो बेचारा व्यक्ति, एक सब्जी बेचने वाले को अपना जीवन आग लगाना पड़ा, किस वजह से, ताकि जनता या सरकार उसकी बातों को सुन सके. पीपल ऑफ तुनेशिया केम ऑन रोड, तुनेशिया के लोग सड़कों पर आ गए. विदाउट एनी आर्म्स, बिना कोई बंदूक लिए, मतलब हिंसात्मक नहीं, बिना हिंसा किए. एंड ओनली हैव अ वेपन, और वो क्या था, मोबाइल. अब मोबाइल का उपयोग कैसे कर रहे थे, वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वीडियोस डाल रहे थे, पुलिस का जुल्म दिखा रहे थे ताकि लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े. प्रोटेस्ट को क्या कहा गया, जैस्मीन रेवोल्यूशन. आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है वन वर्ड के लिहाज से. जैस्मीन रेवोल्यूशन क्या था, तो आप इसमें बता सकते हैं कि तुनीशिया के लोग जब सड़कों पे आ गए थे, जब मोहम्मद बौअज़ीज़ी ने अपने आप को आग लगा ली थी, उनकी अपील रिजेक्ट, ये सब. एंड ऑफ ज़ीने अल अबदीन बिन अली, ये कौन थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे. तो क्या हुआ, इनको वहाँ से तुनीशिया से इनको भागना पड़ा, और ये भागकर कहाँ चले गए, सऊदी अरेबिया. क्यों, जनता ने इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह करा था. ही वाज अ डिक्टेटर, और इन्होंने 20 साल तक राज किया था, किस पे, तुनीशिया पे. आप इनका नाम याद रखिएगा, ज़ीने अल अबदीन बिन अली.
आफ्टर देयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्डेड इन अक्टूबर 2011 में फिर वहाँ पे लोकतांत्रिक इलेक्शंस हुए। लोकतांत्रिक इलेक्शन का मतलब जिसमें जनता का कोई भी खड़ा हो सकता था और इलेक्शन के अंदर जनता ने वोटिंग करी। आफ्टर तुनेसिया द मूवमेंट स्टार्टेड इन इजिप्ट एंड प्रोटेस्ट डन एट, और ये फिर मूवमेंट तुनेसिया से कहाँ पे शिफ्ट हुआ, इजिप्ट में जाके वहाँ भी शुरुआत हुई इसकी। ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग ये एक जगह थी, वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया प्रेसिडेंट के खिलाफ और होस्नी मुबारक को क्या करा, सत्ता से निकाल फेंका 1979 में। फिर ये प्रोटेस्ट लीबिया गया और लीबिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद गद्दाफी को घर से बाहर निकालकर लोगों ने पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उनकी गर्दन काट दी। अक्टूबर 2011 में जब वहाँ सिविल वॉर भी हुआ था, मोहम्मद गद्दाफी को लोगों ने घर से बाहर निकाला और उनकी हत्या कर दी। देन इन सीरिया में फैला, फिर ये सिविल वॉर हुआ, आज तक सीरिया सिविल वॉर से जूझ रहा है और फिर वहाँ पे टेररिज्म का जन्म हो गया, ठीक है ना। एंड रूलर इज़ रिमूव, रूलर तो वहाँ से हट गया था, उसको तो सत्ता से उतार दिया, पर वहाँ पे टेररिज्म आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया ने इस रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए ही अधिकतर लोगों को इस रेवोल्यूशन के अंदर अपने साथ जोड़ा जा रहा था। ये था हमारा अरब स्प्रिंग। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा दूसरा टॉपिक मिडिल ईस्ट क्राइसिस, यानी अफ़गानिस्तान में जो हुआ। अब हमने अफ़गानिस्तान के बारे में पहले उसमें पढ़ा था कि उसको अलकायदा वालों को मारने के लिए जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बेटे थे एच.डब्ल्यू. बुश, वो फ्रीडम एंड्योरिंग वो चलाते हैं, या फिर फ्रीडम अफ़गानिस्तान वाला, इराकी वाला, वो सब चीज़ें जो उन्होंने की थी, मिसाइल अटैक, वो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो लेट अस रीड अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, मिडिल ईस्ट क्राइसिस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान हैज़ बीन प्लग्ड फेसिंग अ प्रॉब्लम बाय वार ऑफ, और 30 साल से वहाँ पे लड़ाई चल रहा था। एंड द कन्फ्लिक्ट दैट हैव ओकर ड्यूरिंग दिस टाइम हैव इन्वॉल्व मेजर वर्ल्ड प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी। अब देखिए, जब वॉर होगा तो क्या होगा, नुकसान भी होगा, शांति भी भंग होगी और देश के अंदर स्टेबिलिटी स्थिरता भी जल्दी से अचीव नहीं की जा सकती। पर जब ये वॉर 30 साल तक चलता रहा, उसके बाद ये उम्मीद जागी कि यहाँ पे भी स्टेबिलिटी अचीव की जा सकती है। आफ्टर द सोवियत इन्वेजन इन 1979, जब सोवियत इसमें आया, सोवियत की इसमें एंट्री हुई, यूएसएसआर की इसमें एंट्री हुई। याद रखना, यूएसएसआर का विखंडन 1991 में हुआ, उससे पहले तो वो यूएसए के साथ कंपटीशन में ही लगा हुआ था। डायरेक्ट वो एक दूसरे से कन्फिगरेशन नहीं करते थे, अपने अलायंस देशों में जाके इंटरफेयर करते थे। आफ्टर द सोवियत इन्वेजन इन 1979, 1.5 मिलियन अफगान, 15 लाख अफगानी लोगों की मृत्यु हुई। एंड मैनी अदर वर इंजर्ड और डिसेबल्ड, या पाकिस्तान भाग गए, ईरान चले गए वो लोग, या दुनिया में कहीं भी चले गए अफ़गानिस्तान को छोड़ के। अब ये तो वो आंकड़े हैं जो हमें पता है, जो जिनके डेथ मेंशन हुई होगी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी डेथ मेंशन भी नहीं होती। The Soviet invasion also triggered a proxy war when a major power start a war between two or more countries but does not involve itself. अब प्रॉक्सी वार क्या होता है, यूएसए भी इसमें लगा हुआ, यूएसएसआर भी, खुद एक दूसरे से नहीं लड़ रहे पर अफगानिस्तान को यूज़ कर रहे, वो उसको सपोर्ट करके अपने खिलाफ, यूएसए के खिलाफ कर रहा है और यूएसए अफगानिस्तान को सपोर्ट करके यूएसएसआर के खिलाफ। बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान आफ्टर द सोवियत विड्रॉल, जब सोवियत ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया था, हमने पिछली वीडियो में ये देखा। 1992-1996 द रब्बानी एंड हकमतयार फैक्शंस बिगिन टू क्लैश लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन। इन दोनों में आपस में लड़ाई बजनी शुरू हो गई जब वो दोनों वहाँ से निकल गए। ऑफ द कैपिटल सिटी, किस पे कब्जा करने के लिए, काबुल पे। एंड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियंस, और इन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। दिस क्लैश और गवर्नेंस गैप लीड टू द क्रिएशन ऑफ तालिबान, जिसकी वजह से वहाँ पे कौन सा संगठन बन गया, तालिबान, जो एक टेररिस्ट संगठन है। तालिबान प्रोवाइडेड अ सेफ होम फॉर ओसामा बिन लादेन एंड अलकायदा। ये ओसामा बिन लादेन वही था जिसने यूएसए पे 9/11 का हमला किया था, फिर जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान के ओटावाबाद में ढूंढ कर मार दिया था। उसके घर में घुसकर मारा था अमेरिका ने इसको पाकिस्तान में। आप देखिएगा यूट्यूब पे वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तालिबान प्रोवाइडेड अ सेफ होम फॉर ओसामा बिन लादेन एंड अलकायदा। 9/11 ब्रॉट एन एंड टू द रीजन ऑफ तालिबान का वहाँ पे अंत हो गया,
क्योंकि यूएसए ने उस पर अटैक करे थे, तालिबान को उखाड़ दिया मौसूल से, हर जगह से। बिकॉज ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन डन बाय यूएसए फोर्सेज ने तालिबान को वहाँ पे क्या किया, ख़त्म कर दिया। यूएस फोर्सेज वर सेंट टू अफगानिस्तान बाय द नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूएस फोर्सेज को अफगानिस्तान भेजा गया। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्सेज ये गई वहाँ पे विद द ऑब्जेक्टिव, किस लिए, ताकि बिन लादेन को मतलब उसको कैप्चर कर सकें और एक डेमोक्रेटिक स्टेट अफगानिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश कर सकें और तालिबान को वहाँ पे ख़त्म कर सकें। ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स सिक्योरिटी कंडीशन वर्सन एंड इकोनॉमिक। अब देखिए वॉर हो रहा है तो सीधी सी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो धजिया उड़ेगी ना, वहाँ पे कोई फॉरेन देश एफडीआई करेगा ना, देश के अंदर इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनेगी। तो वही चीज़, इकोनॉमिक कंडीशन डिट्रॉयड हो गई, बहुत बद से बदतर हो गई। The recent US strategic shift is designed with a significant new focus to shorten the Afghan war and make it possible for American and NATO soldiers to withdraw। और अफगानिस्तान में से हम देख ही रहे हैं हाल फिलहाल में यूएस अपने सैनिकों को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। पर वहीं पे ये खतरा है कि ये टेररिस्ट ग्रुप जो तालिबान है कहीं से दोबारा एक्टिव ना हो जाए, ये भी खतरा बना हुआ है। और जो इतने साल का यूएसए का संघर्ष है वहाँ पे वो वेस्ट ना हो जाए। तो आप इनके बारे में पढ़िएगा। कॉमन, अब ये हमारा तीसरा टॉपिक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट केम इनटू बीइंग इन 1991। 1991 में एक कंसेप्ट आया कि जिस देश के पास, जो देश मतलब यूएसएसआर से अलग हो रहा है, जो 1+14 लिखते थे हम, जो 14 देश यूएसएसआर से टूट रहे हैं या अब निकल रहे हैं, वो उन देशों की संपत्ति पर उन्हीं का अधिकार होगा और किसी का अधिकार नहीं होगा। In the adopted declaration, the participant of the Commonwealth declared their interaction on the basis of sovereign equality। मीन टू से कि संप्रभुता, हम सब जो भी देश आज़ाद हो रहे हैं हम सब संप्रभु हैं और हम सब बराबर की इक्वालिटी को, संप्रभुता को एंजॉय करेंगे, कोई भी हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा। एट प्रेजेंट द CIS यूनिट आर, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की कौन कौन वो हैं यूनिट्स, अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मालदोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड यूक्रेन। आप इन देशों के नाम याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सितंबर 1993 में द हेड ऑफ CIS स्टेटेड साइन ऑन एन एग्रीमेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। इन्होंने अपनी आर्थिक यूनियन बनाई, किस लिए, ताकि ये इन देशों के अंदर फ्री से व्यापार कर सके, कैपिटल इधर से उधर आसानी से आ जाए और देशों का डेवलपमेंट स्वयं से हो, एक देश दूसरे देश के साथ कोऑपरेट करे। ये जो ऊपर देशों के नाम है और इनके बीच में प्रोडक्शन रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हों, मतलब उत्पादकता दर बढ़े। द CIS इज एग्जीक्यूटेड थ्रू इट्स कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन सच आ, और इस तरह CIS अपने फंक्शनिंग करती थी। जैसे पहला पॉइंट, चार्टर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स। इसमें जो देशों के हेड होते थे, प्रेसिडेंट्स होते थे, वो होते थे गवर्नमेंट्स, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक कोर्ट्स एंड इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली। ये सब इसके अंदर मिलके एक दूसरे की फंक्शनिंग करते थे। सेकेंड पॉइंट, एग्जीक्यूटिव बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल, बॉडीज ऑफ कॉमनवेल्थ एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी। ये होते थे जिसके एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका के अंदर ये चीज़ें होती थी जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की सारी फंक्शनिंग करती थी, डिसीजंस इंप्लीमेंट करना इनकी जिम्मेदारी थी। ब्रांच कोऑपरेशन बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ एंटी टेररिस्ट सेंटर्स, इंटरस्टेट बैंक्स, स्टैटिस्टिकल कमिटीज़, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काउंसिल। ये इस तरह की काउंसिल भी बनाई थी जो अपने अपने क्षेत्रों में फंक्शनिंग कर रही थी। तो ये इस चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट था गाइज। अगर आपको चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट देखना है तो वो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये सबसे पहले तुनेशिया, फिर इजिप्ट में हुआ अरब स्प्रिंग, फिर लीबिया में हुआ, फिर सीरिया में, फिर यमन, फिर मोरक्को। आप ऐसे इनको याद रखिएगा।
तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या हमारे द्वारा कोई चीज़ गलत पॉइंट डिस्कस हो गया है तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, और आपका जो भी सजेशन है, पॉजिटिव सजेशन, हम उसका वेलकम करेंगे। प्लीज़ आप हमें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई टॉपिक इसमें रह गया तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा। और आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं, और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और अगर आप कहोगे तो हम इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो में चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, US हेजेमनी के बारे में, क्योंकि USSR का तो विखंडन हो चुका है 1991 में चैप्टर 2 में, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अब यूनिपोलैरिटी बनता वर्ल्ड या मल्टीपोलैरिटी बनता, तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के वीडियो में, द US हेजेमनी। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद।